हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग बाजपेयी, अयोध्या यूपी से। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिकल टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं। डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर, ये क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये किस उम्र में हो सकती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसमें दवाइयाँ कौन कौन सी दी जाती है, इसका बचाव कैसे करें, ये सारी बातें हम जानेंगे। ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसके लगभग 4 पार्ट आएंगे। भाग संख्या 1 में आज हम डायबिटीज़ क्या होती है और शुरुआती डायबिटीज़ क्या है, इन सब के विषय में जानेंगे। अगली बात मैं बता दूं, ये वीडियो आप लोग के लिए जिनको डायबिटीज़ है या जो डायबिटीज़ के रेंज में आने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत आवश्यक ही है। और ये वीडियो जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव है। चलिए आइए बात करते हैं डायबिटीज़ के विषय में। डायबिटीज़ क्या होती है? ब्लड में ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाना, इसको डायबिटीज़ कहा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, हम लोग डॉक्टर 2 टर्म यूज करते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है जब ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाना, और हाइपो का मतलब है कि ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा कम हो जाना। ये दोनों कंडीशन अच्छी नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया भी खतरनाक है और हाइपरग्लाइसीमिया भी खतरनाक है। जो मरीज डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनमें सबसे आवश्यक है कि ब्लड शुगर का नियमित रूप से नियंत्रण और ब्लड शुगर लेवल चेक करना, जिससे ये पता चलता रहे कि मरीज हाइपो या हाइपर में तो नहीं है। अगर इन कंडीशन में है तो मरीज को तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अब ये तो 2 टर्म मैंने आपको बता दी कि हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। बाकी इसके विषय में आगे वीडियो में अलग से बात करेंगे। अब डायबिटीज़ तो मैंने बता दी आपको, ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाना, हाइपरग्लाइसीमिया इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज़। अब कितना बढ़ जाना? अब हमारे पास कोई मरीज आया, अब उसका रैंडम ब्लड शुगर 300 mg पर डेसीलीटर है। रैंडम का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कितने टाइप की जांचें हो सकती हैं डायबिटीज़ में। पहले तो मैं ये बता दूं, पहला तो मरीज़ जब हमारे पास आता है सिम्टम्स लेके आता है। अगर कोई नया मरीज़ है डायबिटीज़ का, तो जिसको नहीं मालूम है कि उसको डायबिटीज़ है, हमने लक्षण के आधार पर उसकी रैंडम ब्लड शुगर कराई। जो आजकल मार्केट में शुगर की मशीन है, डायबिटिक मशीन जो आती हैं, उनसे रैंडम ब्लड शुगर हुई। मान लीजिए उस मरीज का शुगर का स्तर 334 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। रैंडम ब्लड शुगर अगर 180 या 200 से ऊपर आती है नॉर्मल भोजन करने पर, नॉर्मल कैलोरी इंटेक करने पर, तो उसे हम डायबिटीज़ मान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायबिटिक हो गई, हम उसको डायबिटीज़ मान सकते हैं। डायबिटीज़ होने और मान लेने में अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग अंतर है। हम मान लेते हैं उसको। उसके बाद हम उसको ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी। ब्लड शुगर फास्टिंग का मतलब है कि खाली पेट ब्लड शुगर मॉर्निंग, और पीपी का मतलब है खाना खाने के 2 घंटे बाद की ब्लड शुगर। अब जो पीपी ब्लड शुगर है और जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनके स्तर का है। खाली पेट जो ब्लड शुगर है, वो लगभग हम जो मानते हैं वो 100 से 120 के बीच में रहनी चाहिए, और जो खाना खाने के बाद की है वो 140 या 150 से कम होनी चाहिए, जिसको पीपी कहते हैं। अगर ये इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा है तो इसको हम डायबिटीज़ की श्रेणी में अब गिनते हैं कि अगर ये रैंडम भी ज़्यादा है, फास्टिंग पीपी भी बिना दवा खाए ज़्यादा है, तो इसको हम ब्लड शुगर की श्रेणी में गिनते हैं कि मरीज़ को डायबिटीज़ हो गई है।
एक HB1C जांच होती है जिसमें 3 माह का एवरेज ब्लड शुगर होता है, मगर ये कई बार गलत भी हो सकती है। इसके विषय में अलग वीडियो बनाऊंगा। 3 माह की जो ब्लड शुगर होती है उसमें अगर 6.4% से ऊपर ब्लड शुगर का लेवल आता है, 6.4 से ऊपर, तो उसको हम डायबिटीज़ की श्रेणी में गिनते हैं। तो हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसकी शुगर 300 से अबव है, तो हम उसको डायबिटीज़ मान के जांच लिखते हैं और प्लेन मेटफॉर्मिन थेरेपी से स्टार्ट कर देते हैं, साथ में डाइट मॉडिफिकेशन। पहली चीज़। अब एक तथ्य और सामने आ रहा है कि कोविड के बाद यंग डायबिटीज़ पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे पास भी कई मरीज आए जिनको कोविड के बाद बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ हुई। ऐसा क्यों हुआ? इसके विषय में भी आपको वीडियो के बीच में मध्य में बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज़ होती कितने प्रकार की है। डायबिटीज़ मूलतः 3 प्रकार की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़। बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन कम मात्रा में या ना नहीं निकलता है, मतलब ना के बराबर निकलता है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ये जनरली बच्चों में ज़्यादा होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन निकलता तो है, या तो पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलता है, या जितना इंसुलिन निकलता है जिस सेल्स पे उसको वर्क करना पड़ता है उस सेल्स में रेसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है, जिससे जो ब्लड शुगर है वो एडिपोज टिश्यू सेल से ना होकर ब्लड में घुल जाती है। ये टाइप 2 शुगर होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होती है, जब सेल्स की रेसिस्टेंसी बढ़ जाती है कि वो ब्लड शुगर को, वो इंसुलिन उस पर इनएक्टिव हो रही है, रेसिस्टेंसी हो रही है, तो ब्लड शुगर लेवल रक्त में प्रवाह होने लगता है। ये टर्म जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती है। ये तो बात हो गई तीनों डायबिटीज़ की कि कितने प्रकार की होती है। एक मरीज हमारे पास आते हैं मरीज ऐसे कि उसमें ये होता है कि हमको देखिए डॉक्टर साहब शुगर हमारी 170 160 है रैंडम, शुगर तो नहीं हो गई हमको। ऐसा नहीं है। एक टर्म्स यूज होती है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटीज़ क्या होता है? प्री डायबिटीज़ वो कंडीशन है जहाँ शुगर लेवल ना तो ज़्यादा होता है और ना ही नॉर्मल रहता है। नॉर्मल और ज़्यादा के बीच में जो शुगर होती है उसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अब क्या होती है ये? अगर किसी मरीज की रैंडम 180 या 184 है, या HB1C 5.7% से लेस देन 6.4% है, 5.7% से लेस देन 6.4% है, तो उनको हम प्री डायबिटीज़ में गिनते हैं। और उन मरीजों को सलाह देते हैं जैसे कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। अगर आप इनएक्टिव हैं फिजिकल तो आप एक्टिव होइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा चलिए, कम से कम 1 घंटा आप तेज़ चलिए। लो कैलोरी की डाइट लीजिए। स्ट्रेस लेने से बचिए। मेडिटेशन और योगा करिए। ये हम डायबिटीज़, जो प्री डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनमें कहते हैं, मगर उसमें डायबिटीज़ होती नहीं है। अब ये 3 प्रकार की डायबिटीज़ आपके सामने मैंने रख दिया कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है और जेस्टेशनल क्या है। आज बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ हो क्यों जाती है और किस तरह के मरीज हमारे सामने आते हैं, क्या लक्षण बता के आते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इनमें जो लक्षण मूलतः आते हैं, मरीज हमारे पास आया, उसने कहा डॉक्टर साहब हमारा वज़न 2-3 महीनों से काफ़ी कम हो रहा है और रात में हमें बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। हम जब सो जाते हैं तो सुबह उठते उठते हम 4-5 बार 6 बार
पेशाब कर देते हैं, करने जाते हैं। भूख हमें बहुत लगती है, कमजोरी सी बहुत लगती है, और थोड़ा चलने पे हाफा आने लगता है, सांस फूलने लगती है। ये तो स्टार्टिंग लक्षण बताता है मरीज। मगर मरीज को अगर काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज़ है, ऑलरेडी वो डायबिटीज़ है, उसको मालूम है, उसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं है दवाइयों से, तब मरीज किस प्रकार के लक्षण बताता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मरीज हमसे कहता है कि हमें आँख से कम दिखाई दे रहा है, हमारे पाँव में मोटापन महसूस होता है, सुन्नपन लगता है, ऐसा लगता है चींटियाँ काट रही हैं, कमर से लेके घुटनों तक में दर्द रहता है, झुनझुनी सी पकड़ती है पाँव में, हाथ पाँव में जलन होती है, हाथ पाँव के तलवों में जलन होती है, और हमें रात में पेशाब ज़्यादा जाना पड़ता है, नींद के दौरान बार बार नींद टूट जाती है, और मुंह से बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। ये जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी लक्षण मरीज बताता है। अब इन दोनों लक्षणों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, पहली बात, जिस मरीज को पता नहीं है कि उसको डायबिटीज़ है तो उसको हम लक्षण के आधार पर ट्रीट करते हैं। लक्षण उसने बताए तो हमने उसका सारा पैनल कराया, HB1AC जाँच कराई, ब्लड शुगर, PP फास्टिंग, यूरिन की जांच कराते हैं, यूरिन RM कराते हैं देखने के लिए कहीं पेशाब के रास्ते से शुगर और प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, आँखों का जनरल चेकअप कराते हैं, ये सब हम उसका कराते हैं। उसमें जो एबनॉर्मलिटी आती है उसको हम परहेज बताते हैं और दवाइयाँ देते हैं, उसको ट्रीट करने लगते हैं। मगर ये दूसरा केस मैंने आपको बताया कि मरीज को डायबिटीज़ है ऑलरेडी और वो ये सिम्टम्स बता रहा है। ये सिम्टम्स कब आएंगे? जब मरीज की डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी ना हो। तीसरी चीज़, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो या फैमिली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो। चौथी चीज़, वो फिजिकल इनएक्टिव हो या बहुत ज़्यादा ओबीज हो। इन 4 कारणों से ये लक्षण आते हैं। इन लक्षणों को हम कहते क्या हैं? देखिए, डायबिटीज़ में 3 कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन होते हैं। एक डायबिटिक रेटिनोपैथी, एक डायबिटिक न्यूरोपैथी और एक डायबिटिक माइक्रोपैथी। ये होती क्या क्या है? रेटिनोपैथी उसे कहेंगे कि जब आँखें डायबिटीज़ में कमज़ोर हो जाएं। न्यूरोपैथी किसे कहेंगे? जब नसें कमज़ोर हो जाएं, जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाए। ये पाँव में जलन, पाँव में मोटापन, चींटियों का काटना, घुटने से लेके कमर तक झंझनाहट, दर्द, ये क्यों? ये सब न्यूरोपैथी के लक्षण हैं। ये डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसको हम अलग से ट्रीट करते हैं। सबसे पहले तो उसको हम ब्लड शुगर नियंत्रण करते हैं। अगर दवाइयों पे कंट्रोल नहीं है तब उसको हम इंसुलिन पे रखते हैं। और कुछ न्यूरोपैथिक मेडिकेशन होती हैं, जैसे प्रीगाबालिन, नॉरट्रिप्टिलिन, मेथाइलकोबालामीन, ये सब हम अलग से देते हैं उसको। मेथाइलकोबालामीन मतलब विटामिन B12, ये डायबिटीज़ में बहुत आवश्यक विटामिन है। विटामिन B12 का डायबिटीज़ में रोल बहुत अच्छा है। ये नसों को कमज़ोर नहीं होने देता है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि B12 का सेवन करते रहा करिए। ये डायबिटीज़ में वरदान है। अब बात करते हैं डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ के विषय में। मैंने बता दिया आपको किस तरह के लक्षण मिलते हैं हमें अमूमन। अब इसमें ट्रीटमेंट का पार्ट भी मैंने आपको आंशिक रूप से बताया कि हम कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, किस प्रकार दवाइयाँ दे सकते हैं। पहले नंबर पे तो हम इसको मेटफॉर्मिन पे ही रखते हैं अगर कोई न्यूली डायबिटिक है। उसके अलावा अगर उस पर नहीं कंट्रोल है तब हम उसको अलग थेरेपी पे रखते हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरिया हुआ, DPP-4 इनहिबिटर्स हुए, और फिर अलग हम उसको GLP-1 एनालॉग या इंसुलिन पे रखते हैं अगर कंट्रोल नहीं है डायबिटीज़। इस फेज़ में जो लक्षण होते हैं वो मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट बताया। अब इससे बचाव क्या किया जाए कि डायबिटीज़ ना हो।
देखिए इससे बचाव का मतलब ये है कि अगर आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं या ऑलरेडी आप डायबिटीज़ में हैं तो दो काम कर सकते हैं। आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बंद नहीं करना है। आप खूब चलिए, अगर चल सकते हैं, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको खूब चलना है। कम से कम 1 घंटा आपको मॉर्निंग या इवनिंग में देना है। हाई कैलोरी डाइट से बचना है। जिन फलों में शुगर का लेवल हाई है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फ्रूट्स हैं उनको खाने से बचना है। अपने लिए थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ टाइम निकालना है जिस टाइम में आप स्ट्रेस ना लें। आपके पर्सनल स्ट्रेस से भी बचना है, फैमिली स्ट्रेस से भी बचना है। मैंने अभी एक चीज़ कही, वो टाइम निकालना है जिसमें आप स्ट्रेस ना लें। इसका मतलब है कि आपको उतनी देर योगा करना है या मेडिटेशन करना है। और नियमित रूप से ब्लड शुगर का चेकअप करना है आपको। और सिर्फ ब्लड शुगर भी चेक नहीं करनी है, ब्लड प्रेशर भी चेक करना है। और हर 3 महीने में लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल और किडनी फंक्शन टेस्ट की भी जांच करानी है। ये हर ब्लड शुगर के मरीजों के लिए, जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनके लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। ये बचाव भी है और ये इसकी रोकथाम के उपाय भी हैं। अब मरीज को पहचाने कैसे, क्या क्या वो बताएगा कि हम इनको डायबिटीज़ हो सकती है। देखिए, डायबिटीज़ होने के कई कारण हैं। कारणों की हम बात करें तो डायबिटीज़ होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अनुवांशिक। अगर माँ बाप में से किसी को है तो आप में आने की संभावना ज़्यादातर है। अब कुछ मरीज आते हैं ऐसे कि जो बताते हैं कि नहीं, और कुछ महिलाएं आती हैं कि नहीं, हमारे जो है फादर इन लॉ को है शुगर, इसलिए हमें हो गई। नहीं, फादर इन लॉ से उनका कोई मतलब नहीं है। उनके जो पेरेंटल फादर मदर हैं उनसे मतलब है। ठीक है, जिनसे खून का रिश्ता है, जिनसे अनुवांशिकी है, उनसे मतलब है। तो अगर फादर मदर में से किसी को है तो आपको आने की संभावना है उसमें। एक तो हो गया अनुवांशिक कारण डायबिटीज़ का। दूसरा कारण हो गया लाइफस्टाइल। अगर अल्कोहल ज़्यादा यूज कर रहे हैं या लाइफस्टाइल में बहुत स्ट्रेस है या आप हाई कैलोरी की डाइट रोज़ ले रहे हैं तो डायबिटीज़ होने का खतरा आपको बढ़ जाता है। अगला हो जाता है फिजिकल इनएक्टिवनेस। हम अपने लिए अगर आधा घंटा भी ना निकाल पाएँ और BMI, बॉडी मास इंडेक्स आपका ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में पहुंच जाए, तो खतरे में आप डायबिटीज़ के रहते हैं। जिसमें वेस्ट एंड हिप सर्कमफेरेंस रेशियो ज़्यादा हो जाता है। ये भी डायबिटीज़ का एक कारण है। ये तो कारण हो गए डायबिटीज़ होने के। अब एक मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि कोविड में डायबिटीज़ के पेशेंट, यंग डायबिटीज़ के पेशेंट क्यों बढ़े। यंग और ओल्ड एज के भी डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़े, जिनको नहीं थी कोविड के बाद हो गई। ऐसा इसलिए हुआ, जो मैंने खुद जो देखा, मरीज इनको डायबिटीज़ हुई तो उनको सबसे पहले कोरोना हुआ, कोविड हुआ। कोविड में मरीजों ने स्टेरॉइड ड्रग्स बहुत ली, जैसे प्रेडनिसोलोन, मेथाइलप्रेडनिसोलोन, डेक्समेथासोलोन। इन्होंने काफ़ी मात्रा में ली और काफ़ी दिनों तक ली बिना डॉक्टरी एडवाइस के लिए, तो हाई डोज में लिए। उन मरीजों में इंसुलिन तो निकलता है, ऐसा नहीं निकल रहा है, मगर ब्लड शुगर लेवल, जो इंसुलिन रेजिस्टेंसी बढ़ गई है, वो ब्लड शुगर लेवल सीधे ब्लड में आ रहा है, बढ़ा दे रहा है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जा रहा है उनका। ये हुआ है ड्रग के यूज करने से, ड्रग ओवरडोज करने से। तो ऐसे मरीजों में कोविड-19 के बाद जिन्होंने बिना डॉक्टरी परामर्श के ज़्यादा दवाइयाँ अपने मन से ली,
ज़्यादा स्टेरॉइड लिया, ख़ास तौर से स्टेरॉइड की मैं बात करूँ, प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन, उनमें डायबिटीज़ का लेवल बढ़ गया और इन्हीं स्टेरॉइड से उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। तो ये वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए कि कोविड के बाद कुछ पेशेंट हमें ऐसे दिखे, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पेशेंट ऐसे दिखे जिनमें मैंने देखा जिन्होंने कंप्लेंट की कि डॉक्टर साहब हमें कोविड हुआ, कोविड में हमने कुछ मेडिसिन ली। मैंने उनसे पूछा स्पेसिफिक कौन सी मेडिसिन ली, उन्होंने बताया, कुछ ब्रांड नेम्स बताया, उन्होंने बताया ये दवाइयाँ हमने ली और हम इसको महीनों खाते रहे, 1-1.5 महीना हमने खा लिया और हाई डोज में खा लिया उन्होंने। उनसे डायबिटीज़ उनमें डेवलप हुई क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंसी सेल्स लेवल पे बढ़ गई। इंसुलिन निकल रही है मगर वो ब्लड शुगर पे काम नहीं कर रही है, ब्लड शुगर का लेवल कम नहीं कर रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से तो हमने अभी टाइप 2 डायबिटीज़ के विषय में जाना, बहुत विस्तार से तो नहीं जाना मगर हाँ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने जान ली क्या क्या होता है इसमें, कैसे ट्रीटमेंट होता है, बचाव क्या है, रोकथाम क्या है। ये वीडियो कई भाग में आएगा, 3 भाग में और आएगा। ये तो भाग इसका पहला भाग है इसका। हम सबसे आखिरी वीडियो में जब बात करेंगे तो डायबिटीज़ में जो मिथ और फैक्ट हैं इसके विषय में बात करेंगे। वो भाग चौथा जो होगा इसका बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और उसमें कुछ ऐसे फैक्ट लेंगे हम जो डायबिटीज़ के मरीज अक्सर गलती करते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में गलती करते हैं। तो अब आने वाले भाग में तो हम टाइप 1 डायबिटीज़ के विषय में चर्चा करेंगे और डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँचे। अगर वीडियो पसंद भी आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।